बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, बड़ी खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। GHQ का ऐलान, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म, बिलावल और मरियम कालादम, कुछ अहम मामलात, कुछ अहम तफसीलात हैं इस हवाले से। एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, इनका पत्ता साफ़ हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जहांगीर तरीन ने क्यों लगाया अलीम ख़ान को थप्पड़, क्या इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, और ऐसे इख्तलाफात के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि अभी अनाउंस ही हुई थी, उस वक्त भी गड़बड़ इनमें शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जमात भी लुट चुकी है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब जो कि अभी भी जेल में मौजूद हैं, यहाँ तक कि अदालती हुक्म आ गया, अदालती हुक्म के बावजूद भी परवेज़ इलाही साहब को जेल में रखा गया। और रात गए अब खबर ये सामने आ रही है कि परवेज़ इलाही साहब की दोबारा जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई है, और इस तरह से डाली गई है कि 3 MPO के तहत जो नज़रबंद है वो उनको कर दिया गया। और इस हवाले से जेल हुकाम की जानिब से लिखा गया कि चूँकि वो नक्शे अमन की वजह से परवेज़ इलाही को हम छोड़ नहीं सकते, तो DC लाहौर को रात ये जो लेटर था वो लिखा गया, और फिर DC लाहौर ने ये अहकामात जारी किए कि परवेज़ इलाही को 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया जाए। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की यहाँ तक कि ज़मानत हुई, रोबकार जमा हो चुके रिहाई के, वो रोबकार लेकर गए भी जेल के पास। लेकिन पहले तो ये हुआ कि वो रोबकार के हवाले से ही उन्होंने कहा जी कि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, काफ़ी सरजनिश भी हुई पुलिस की, जेल हुकाम की, लेकिन चूँकि उन्होंने रिहा नहीं करना था, तो इस वजह से ये जो बहाने थे वो बनाए जा रहे थे। अदालती अहकामात जो है वो रिहाई के अलावा ये भी थे कि किसी भी अननोन केस में भी उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो बड़ा वाज़ेह और ज़बरदस्त जो फ़ैसला था वो अदालत ने दिया था, जिसके बाद ये लग रहा था कि परवेज़ इलाही साहब को अब रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अब एक और नज़रबंदी के अहकामात के बाद 30 दिन के लिए मज़ीद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है, इसकी जो रीज़न है वो साफ़ है, चूँकि परवेज़ इलाही साहब मान नहीं रहे, और जब तक वो मान नहीं रहे तो ताकतवर हल्के जो हैं वो फिर उनको जेल में ही रखना चाहते हैं, तो इस वजह से वो भी जेल में हैं। बहरहाल आज इसमें नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो उनके नज़रबंदी के अहकामात हैं, इसे भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि इन्हें रिहा किया जाए और नज़रबंदी के जो अहकामात हैं इसे कालादम करार दिया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो ख़ुद सदर हों, बेटा उनका वज़ीर आज़म हो और बेटी उनकी वज़ीर आला हो, इस तरह की जो लूट सेल है, ओहदों की जो बंदरबांट है, और इनकी सोच आप देखें, इनको किस ने, ये बेसिक सवाल तो ये है कि इनको किस ने इस तरह से सोचने के लिए अलाउ किया। एक होता है ना कि आप कोई आपका जो है वो माइंड सेट होता है या आपका कोई गोल होता है, तो आप जो है वो उस को अचीव करने के लिए उस माइंड सेट के साथ जाते हैं। तो इनका ये माइंड सेट देखें कि अपने ही ख़ानदान के अंदर, अपने ही बच्चों के अंदर जो है वो इन्होंने ओहदे भी तकसीम करने हैं और बंदर पार्ट भी करनी है। तो ये सोच की असल वजह क्या है? तो वजह यही है कि इस वक्त जो ये सिस्टम एक बना पड़ा हुआ है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, तो ये सिस्टम इनको इस तरह से अलाउ करता है कि आप ऐसे ही सोचें। और ज़्यादातर लोग जो ऊपर टॉप लेवल पर लीड बैठे हुए हैं वो भी इसीलिए इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जब आएंगे तो फिर इनके आने के बाद जो मेरिट सिस्टम है वो आएगा, और फिर इस तरीके से जो बंदरबांट है वो नहीं हो पाएगी। तो बहरहाल ये अब आसिफ जरदारी की एक सोच है। इसी तरह से शहबाज शरीफ और जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके हवाले से भी मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि कैसे शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, उनके बेटे वज़ीर आला बन जाए हमज़ा। नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म बने और उनकी साहबजादी मरियम वज़ीर आला बन जाएँ। और मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं जी कि वो सदर बने और उनके जो साहबजादे हैं वो वज़ीर आला KP बने। हालांकि KP में जो 1-1.5 साल में इन्होंने जो करप्शन की दास्तानें रकम की हैं, एक तारीख़ जो है वो रकम इन्होंने KP में इस वक्त कर दी है, और आलमोस्ट आप ये कह लें कि गवर्नर राज इस वक्त इन्होंने लगाया हुआ है KP के अंदर। तो बहरहाल अब आसिफ जरदारी की ये जो ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश के मुताबिक आसफ़ा जरदारी जो हैं उनको इलेक्शन अब लड़ाया जाएगा सिंध से। कंपेन ये जो नेक्स्ट इंतखाबात होने जा रहे हैं इनमें कंपेन भी आसफ़ा जरदारी चलाएंगी, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन है वो भी उनको लड़ाया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है
ऐसी ही जगह से लड़ाया जाएगा जहां पर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एटलीस्ट यहाँ पर कंफर्म है कि जो हमारी सीट है वो निकल पाएगी और फिर उसके बाद वहाँ पर इनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर हथकंडे आप अपना कर बेशक देख लें, अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ही है और इस वक्त एक तो हालात भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और इमरान ख़ान साहब से जो कुछ मुस्बत इशारे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नज़र आए हैं और फिर उसके बाद इमरान ख़ान साहब के हवाले से कुछ सर्वेज़ अभी दोबारा भी करवाए गए हैं और इसी तरह का एक सर्वे मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वर्ल्ड टाइम्स का बेसिकली एक सर्वे है और इसमें ये सवाल पूछा गया कि इन योर ओपिनियन हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर एट दिस पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो इसमें 97.6% जो लोग हैं उन्होंने इमरान ख़ान साहब का नाम लिया, 1.6% नवाज़ शरीफ, जबकि 0.7% जो हैं वो आसिफ जरदारी का इस वक्त जो नाम है वो ले रहे हैं। लेकिन आप ख़ुद देखें 97.6%, तो अगर ये पॉपुलैरिटी है, इतने लोग समझते हैं कि इमरान ख़ान साहब, यानी कि आलमोस्ट 100% ही कर लें कि इमरान ख़ान साहब भी पॉपुलर लीडर हैं, तो कोई रीज़न नहीं कि इमरान ख़ान साहब इन इलेक्शंस में सादा अक्सरियत तो वो लेंगे ही लेंगे, 2/3 अक्सरियत ना लें। और इस वक्त जो क्रैकडाउन किया गया है या इवन के आगे भी कुछ प्लान इस तरह से हैं कि शायद कंपेन वगैरह ना करनी दी जाए या इमरान ख़ान साहब शायद ख़ुद जलसे जुलूस वगैरह ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बड़े आराम से जो बाजी हैं वो भी ले जाएंगे और नेक्स्ट पीएम इमरान ख़ान ही हैं। तो बहरहाल यही इस वक्त इन तमाम को ख़दशा है और इसी ख़दशे के पेश नज़र इस वक्त ये सारे इकट्ठे हुए थे। लेकिन तब भी मैं ये कह रहा था कि जब ये सारे इकट्ठे हुए थे कि ये एक अननेचुरल बॉन्ड है और सिर्फ़ ये अपने मफादात की खातिर ये इकट्ठे हुए हैं, कोई इनका नज़रिया नहीं है, मुल्क के लिए ये इकट्ठे नहीं हुए। और एट द एंड आप देख लें कि आज क्या सूरत हाल है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को आगे करके ये समझा कि सारा मलबा इनके ऊपर डलेगा। नून लीग ने क्या किए कि अपना जो सारे केसेस वगैरह थे वो ख़त्म करवाए, ख़ुद को जो है वो क्लीन चिट इन्होंने दिलवाई। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो मदरसे के बच्चे बार बार ले आते थे, तो उनको जो है वो केपी में बंदर पांड जो है वो इस वक्त करने दी जा रही है। और वहाँ पर जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि कैसे जो करप्शन की दास्तानें हैं वो दर्ज की जा रही हैं, तो तमाम ने अपना अपना हिस्सा लिया और उसके बाद अपनी अपनी जो इनकी बंदर पांट है वो इन्होंने वहाँ पर शुरू की हुई है। तो बहरहाल यही इनका असल मकसद था। लेकिन अब जब दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं तो अब ये सारे आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे पास वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी होनी चाहिए, मेरे पास सदारत की कुर्सी होनी चाहिए, मेरे पास वज़ारत आला होनी चाहिए। बल्कि इससे भी बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ कि इस वक्त निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस मामले के ऊपर भी जो लड़ाई है वो चल रही है। आसिफ जरदारी और जो शहबाज शरीफ की कल एक मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात में भी यही डिस्कशन हुई है और उस डिस्कशन में एक चीज़ के ऊपर फ़ैसला किया गया है जी कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो हम अपना कोई लेकर आएंगे, यानी कि जो ताकतवर हल्के हैं एक किस्म का, उनको इन्होंने कहा है जी कि आपका जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो नहीं आएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हम अपनी मर्ज़ी से लेकर आएंगे। हालांकि जो ताकतवर हल्के हैं वो कोई और चाहते हैं नाम, और इस हवाले से ये तफसीलात हैं जी कि वो चाहते हैं कोई इकोनॉमिस्ट आए ज़बरदस्त किस्म का, वो निगरान सेटअप को देखें क्योंकि हालात इस किस्म के हैं। और ये दोनों जो हैं वो ये चाहते हैं जी कि कोई सियासी रहनुमा जो है वो आए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। तो ये इस वक्त जो मामला है वो इनके दरमियान भी इस वक्त फड्डा शुरू हो चुका हुआ है और इसी वजह से जो मुलाकातें हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन एट द एंड फिर आपको पता है कि वो जो ताकतवर हल्के हैं वो फिर बाजू मरोड़ना भी जानते हैं और अपनी मर्ज़ी चलाना भी जानते हैं। दूसरी साइड पर नाज़िम परवेज़ खटक जो हैं वो भी इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हुए पड़े हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो फ़ारग हो चुके हैं, दूसरी तरफ अपनी सियासी जमात लॉन्च करने के वो चक्रों में थे, बड़ा ग्रुप सामने लाने के वो चक्रों में थे, लेकिन उसमें भी वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। जो मुलाकातें उनकी जानिब से इस्लामाबाद या पेशावर वगैरह में की जा रही हैं, इन मुलाकातों में भी कोई खातिर खा उन्हें पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला कि वो एक बड़े ग्रुप के साथ सामने आ सकें। तो इस वक्त परवेज़ खटक साहब अब ये भी सोचने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि कोई ग्रुप तो उनके साथ मिल नहीं रहा, तो सियासी जमात तो दूर की बात, इस वक्त उनका अपना जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ चुका है। तो अपने वजूद को वो किस तरीके से बचाएं, तो इसके लिए अब ये सोच विचार की जा रही है परवेज़ खटक की जानिब से कि किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए, या तो वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ज़्यादा जो चांसेस हैं, यहाँ तक कि राब्तों की भी इतलात सामने आई हैं कि दोनों तरफ से जो राब्ते हैं वो हुए हैं
और परवेज़ खटक साहब को नून लीग इस वजह से भी एक्सेप्ट करने को तैयार है या अपने साथ शामिल करने को के लिए तैयार है क्योंकि केपी में तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून फारग का है ही नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है उस सूबे से अगर कोई बड़ा नाम उनके साथ जुड़ेगा तो उसको वो ज़रूर वेलकम करेंगे। हालांकि ये जो बड़ा नाम है वो इमरान खान के नाम से हटने के बाद इस बड़े नाम को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लें और जितने भी बड़े नाम हैं इससे पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए हैं उन सारों को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें। फवाद चौधरी, असद उमर आप देख लें, जहांगीर तरीन देख लें, अलीम खान देख लें, यही वो सारे करता धरता थे जिनका जो नाम है वो लिया जाता था और कहा जाता था जी कि इन्हीं की वजह से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने। जहांगीर तरीन ये क्लेम करते थे जी कि मैंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया और अब आप देख लें अपनी एक सियासी जमात तो वो बना नहीं सकते, ख़ुद इलेक्शन वो नहीं जीत सकते और कहते हैं कि इमरान खान को मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो ये सारा कुछ इसलिए था क्योंकि इमरान खान के साथ ये खड़े हुए थे और लोगों की जो सपोर्ट थी वो इमरान खान के साथ थी और इमरान खान से जैसे ही हटे तो इन्होंने ख़ुद को सिफर के साथ मल्टीप्लाई किया, चाहे जितना भी बड़ा वो नाम था। केपी की वाज़ेह एग्जांपल आपके सामने है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो एग्जांपल है वो भी आपके सामने है। और इस हवाले से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान इस वक्त जो फड्डा है वो पड़ चुका है और इस फड्डे का जो आगाज़ है वो एक मामला सामने भी आ चुका है और वो इस तरीके से कि अलीम खान ने बतौर पार्टी सदर ये हुक्म दिया था ओन चौधरी को और नुमान लंगड़ियाल को, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत की जो काबीना है उसमें वो मौजूद हैं, कि आप दोनों इस्तीफ़ा दे दें। फिर ये ख़बर भी सामने आई कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन फिर इसकी तरदीद भी सामने आई और अब जहांगीर तरीन ये आकर बयान देते हैं, ऐलान करते हैं कि ये जो दोनों हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और जब तक ये हुकूमत है तब तक ये हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और हुकूमत के गिरने के बाद जो है वो हुकूमत के जाने के बाद फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो हुकूमत चली गई तो फिर इनका क्या जो काम है काबीना तहलील होगी, तो तब तक ये हुकूमत का हिस्सा लेंगे। तो एक ज़ोरदार करारी चपेट लगाई है जहांगीर तरीन ने अलीम खान को कि ठीक है आपको मैंने सदर बना दिया है और उसकी रीज़न ये थी कि चूँकि वो ख़ुद नाअहल थे, सदर बन नहीं सकते थे, तो आपको सदर बना लिया है लेकिन जो अहकामात हैं वो मेरे चलेंगे और ये जो आपने हुक्म दिया था कि ये दोनों इस्तीफ़ा दे दें, ये दोनों अब इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे और ये काबीना का हिस्सा ही रहेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी गड़बड़ इस वक्त चल रही है क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए फिर पैसे की भी ज़रूरत है, तो इस वक्त वो भी मामलात हैं कि पैसा असल में पार्टी में कौन लगाएगा। ऑलरेडी जो कुछ मांगे तांगे के लोग इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं तो वो भी बामुश्किल से फैज़ुल हसन चौहान तो नहीं, खैर फिरदौस आशिक अवान है या इस टाइप के जो कुछ लोग हैं वही इनके साथ सिर्फ मिले हुए हैं। बाकी तो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी कोई सामने नहीं आ रहा। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से 2 रोज़ा जो दौरा है वो ईरान का मुकम्मल कर लिया गया है। बड़ा अहम नोयत का ये दौरा था और इसके बाद GHQ के जो शोबा ताल्लुकात आमा है ISPR उसकी जानिब से एक जो ऐलान है या एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में एक जो इस हवाले से ख़बर है वो भी जारी की गई है और इस ख़बर के मुताबिक दौरा ईरान में ईरान की अस्करी क़यादत से आर्मी चीफ़ की मुलाकातों में सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी ख़बर है जो कि ईरान के साथ जो मामलात वगैरह हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ताल्लुकात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह से पाक ईरान फ़ौजी सरबराहान ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशतगर्दी ख़िते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका ख़िता है। अस्करी क़यादत ने इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन के ज़रिए दहशतगर्दी के ख़ात्मे के अज़्म का भी इजहार किया है। इसके अलावा ISPR के मुताबिक मिलिट्री हेड क्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ़ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ़ की ईरान के सदर इब्राहीम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान से भी मुलाकातें हुई और दौरा ईरान में इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल भी किया गया। अच्छा, ये दौरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक तो इसमें यह था कि ईरान के पहले ताल्लुकात जो सऊदीया से थे वो बिल्कुल ख़राब थे और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो जंग थे एक किस्म की वो लड़ रहे थे और इस दौरान पाकिस्तान के लिए मुश्किल था कि सऊदीया जो कि उसका दोस्त है और दूसरी तरफ ईरान है, अगर वो उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाता है तो कहीं सऊदीया में कोई नाराज़गी का जो एलिमेंट ना चला जाए, तो ये थोड़े से मुश्किल मामलात थे। लेकिन चूँकि अब सऊदीया और ईरान के दरमियान भी दोस्ती हो चुकी है तो अब पाकिस्तान के जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और अगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जिस तरीके से अभी ये बड़े अहम मामलात हैं जो डिस्कस हुए हैं और जिसके ऊपर कुछ इत्तफ़ाक़ भी हुआ है, तो ईरान के साथ अगर मामलात पाकिस्तान के बेहतर होते हैं तो इसके लिए इस हवाले से भी पाकिस्तानी
पाकिस्तानी अवाम को जो फ़ायदा है वो होगा। तो इस ज़मन में और इस हवाले से देखा जाए तो ये जो दौरा था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आखिर में नाज़रीन, असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी एक ख़बर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और वो ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ ने कल ये बयान दे दिया है एलानिया तौर पर कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी। अब उसकी जो रीज़न है वो साफ़ है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर 2-3 दिन पहले आप असम्बलियाँ तहलील कर दें तो इलेक्शन 60 दिन के बजाय 90 दिन के अंदर करवाना पड़ेंगे, तो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो सारे लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान ने 1 साल या 1.5 साल पहले असम्बलियाँ तहलील की हैं तो इसमें बदनीयती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको वो बदनीयती तो नज़र आती है कि 1 साल 1.5 साल पहले, हालांकि 1-1.5 साल बड़ा अरसा होता है, आप अपनी इस तरीके से हुकूमत कुर्बान करते हैं इलेक्शन के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त वो डिसीजन था इमरान खान का। लेकिन असल बदनीयती तो ये है कि ये साफ़ कह रहे हैं जी कि हम 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे कि ताकि हमें 1 महीने का मज़ीद जो वक्त है वो मिल जाए। तो उन लोगों को यहाँ पर जो बदनीयती है वो नज़र नहीं आती। तो असल मुनाफ़कत ये है जो आप देखें कि कौन वो लोग थे कि जो उस वक्त ये कहते थे और अब उनको बदनीयती नज़र नहीं आती, बल्कि अब वो ये कहते हैं जी कि ये स्ट्रेटजी है हुकूमत की जो कि वो अपनाए हुए हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, मौलाना फजल रहमान ने जो कुछ KP में किया हुआ है इस वक्त काफ़ी फड़फड़ा रहे हैं मौलाना साहब भी, क्योंकि नेक्स्ट सेटअप में उनकी कोई जगह नहीं बन रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उनसे साइड पर हो चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो है, एक तो उन्होंने ख़ुद को वो मुकम्मल फ़ारग कर लिया है और दूसरी तरफ बिलावल और मरियम जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो उनके नामों के ऊपर भी जो कांटा है वो लग चुका है, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने वाले। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।